हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना। ये आपकी पेपर 2 की क्लास है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुंडामान की शासन व्यवस्था की। तो मुंडामान की शासन व्यवस्था झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के कोल्हन प्रमंडल में विकसित हुई थी। यह शासन व्यवस्था हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो कि कोल्हन क्षेत्र में निवास किया करते थे, ठीक है। मुंडामान की शासन व्यवस्था की संरचना जो है 2 स्तरीय हुआ करती थी, जिसमें से प्रथम स्तर था गांव और दूसरा स्तर था आपका पीढ़। एक एक करके दोनों स्तर के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम गांव के बारे में बात करते हैं। तो गांव जो है वो मुंडामान की शासन व्यवस्था की सबसे छोटी और प्रथम इकाई है और यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक सिद्धांतों का मुख्य रूप से पालन किया जाए। गांव की व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद निर्धारित किए गए थे, जैसे कि मुंडा एक प्रथम पद था। मुंडा गांव का प्रधान हुआ करते थे और वंशानुगत पद इनकी हुआ करती थी। गांव की प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व की जानकारी रखना इनका मुख्य कार्य था और यह सामुदायिक शक्ति का प्रतीक भी माने जाते थे। बाहरी मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करते थे ये, और पर्व त्योहारों की तिथियां तय करते थे और विवादों का निवारण भी मुंडा किया करते थे। दूसरा पद था डाकुआ। डाकुआ जो है वो मुंडा का सहायक पद था। मुंडा के निर्देश पर कोई भी बैठक, समारोह, उत्सव, पर्व त्योहार या फिर अन्य अवसर के लिए ग्रामीणों को सूचित करने का ये कार्य किया करते थे, ठीक है। तीसरा पद है आपका द्यूरी। द्यूरी गांव का धार्मिक पद था और इसका कार्य था सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान तथा समारोहों का संचालन करना। धार्मिक अपराधों के मामले में कोई भी अगर समस्या आ जाए तो उसको सुलझाना, और धर्म से जुड़े हुए कोई भी अगर आरोपित व्यक्ति है तो उसको दंड देने का अधिकार भी द्यूरी के पास था। द्यूरी की सहायता के लिए एक द्यूरी का सहायक पद था जिसको बोलते थे यात्रा द्यूरी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीढ़ के बारे में। यदि पीढ़ के बारे में बात करें तो ये 15 से 20 गांव का संगठन हुआ करता था। इसका कार्य बाहरी लोगों और घुसपैठों का रोकना था। सबसे प्रभावशाली और मजबूत प्रधान को पीढ़ का प्रधान बनाया गया था और जो पीढ़ का प्रधान था उसको मानकी कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य था अंतरग्राम विवादों को सुलझाना, ठीक है। जिस विवाद का निवारण गांव में ना हो पाए उसे पीढ़ के द्वारा सुलझाया जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। परंपरागत रूप से मुंडा और मानकी को उनके पद के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि उनको मंथली वेतन मिलती थी उनके सहायता के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई भी वित्तीय प्रावधान नहीं था। और दूसरी बात यह कि मानकी का सहायता करने के लिए पद निर्धारित किया गया था जिसको तहसीलदार कहते थे। तो मानकी का सहायक तहसीलदार हुआ करता था जो मुंडा से मालगुजारी वसूला करते थे, ठीक है। इनके बाद क्या होती है, एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन की जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसके पीछे भी कई सारे कारण थे, जैसे कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रभाव जो है झारखंड के कोल्हन क्षेत्र में बढ़ने लगता है और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से तंग आकर के 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह का शुरू होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कोल्हन क्षेत्र में एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन की जाती है और कैप्टन विलिंगसन को अंग्रेजों का एजेंट बना करके इस क्षेत्र में फिर भेजा जाता है, ठीक है। विलिंगसन के द्वारा इस क्षेत्र के न्यायिक और नागरिक प्रशासन का गहन अध्ययन के पश्चात 1837 ईस्वी में विलिंगसन रूल लागू किया जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि सर विलिंगसन रूल का पारंपरिक शासन व्यवस्था जो मुंडामान की शासन व्यवस्था था उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस रूल्स में अंग्रेजों और जनजातियों के बीच समझौता होते हैं और कुछ बदलाव के साथ पारंपरिक जो मुंडामान की शासन व्यवस्था था जो स्वशासन पर आधारित था उस स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दे दी जाती है और विलिंगसन रूल के अंतर्गत 32 प्रावधान लागू किए गए थे, ठीक है। जनजातियों के निवास क्षेत्र को कोल्हन गवर्नमेंट ई एस्टेट नाम दिया गया और मुंडा और मानकी पद को पहले की तरह ही वंशानुगत रख दिया गया। मुंडा को अपने गांव में प्रत्येक हल पर 50 पैसे वसूलने का जिम्मा मिला और मुंडा के द्वारा वसूले गए प्रत्येक 1 रुपये पर 12 आना मानकी के पास जमा करवाना होता था और मुंडा से प्राप्त कर को मानकी के द्वारा अंग्रेजों की सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती थी। यानी कि मुंडा से कर वसूल करके मानकी जो है वो अंग्रेजों के खजानों में दिया करते थे। ये प्रचलन शुरू हो गया था आपका, ठीक है। पारिश्रमिक के तौर पर वसूले गए राजस्व का 16% मुंडा को और 10% मानकी को मिलता था। दंड के स्वरूप मिले राशि में आधी राशि गांव के विकास में उपयोग होता था व आधी राशि डाकुआ को पारिश्रमिक के तौर पर दिया जाता था। ग्राम सभा के बारे में बात करें तो निचली अदालत थी ये जो कि 300 रुपये से कम के मामलों को सुनती थी।
जबकि कोल्हन क्षेत्र का जो अधीक्षक हुआ करते थे वो 300 रुपये से अधिक के मामलों को सुनते थे। एक शब्द आता है हुक्मनामा। जो हुक्मनामा था वो मुंडा और मानकियों के अधिकारों और कर्तव्यों को कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास दोस्तों बिरसा मुंडा आंदोलन को लेकर के है। तो देखो यार, एग्जाम में हमें पृष्ठभूमि, बॉडी और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखना कंपलसरी होता है। तो यदि बिरसा मुंडा आंदोलन का अगर आपको पृष्ठभूमि लिखना हो या फिर इंट्रो लिखना हो, जिसे हम लोग इंट्रो भी कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि मुंडा एक जनजाति समूह है जो कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में निवास करते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के अलावा ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। और इनका प्रमुख भोजन जो है वो मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंद मूल रहा है। इनका जीवन भी सादगी भरा रहा है और उनकी पुरुष साधारण सा धोती का प्रयोग करते हैं जिसे तोलांग कहा जाता है। तो जो पुरुष धोतियां पहनते हैं उन धोतियों को कहा गया, तो उन वस्त्रों को तोलांग कहते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ियां होती थी जिसे हथिया कहते हैं। ठीक है, जब इन जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप कर उनके सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक, राजनीतिक साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तब मुंडा जनजातियों के इन लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन का शुरुआत किया, जिसे उलगुलान या फिर महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यार, बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कारण बताओगे कि बिरसा आंदोलन के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो देखो यार, पहला कारण तो है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून आया था 1894 ईस्वी में, वो जो कि तत्कालीन कारण के रूप में माना जाता है। दूसरा कारण था खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। तीसरा था मिशनरियों के द्वारा झूठा आश्वासन और धर्मांतरण कराया जाना। और अंतिम अगर कहे तो अदालतों के द्वारा पक्षपात लिए जाना ब्रिटिश सरकार का। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो बिरसा आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। एक एक करके सबके बारे में अगर बात करें तो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 जो लागू हुआ था, इस कानून का लागू किया जाना ही बिरसा आंदोलन का तत्कालीन कारण माना जाता है। मुंडा जनजातियों अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर थे और छोटा नागपुर वन कानून के लागू होने के पश्चात मुंडा जनजातियों के जीवन निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो गई और वे भूखे मरने के नौबत पे आ गए थे। ठीक है, दूसरा खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। तो जनजातियों में प्रारंभ से ही सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था विद्यमान थी जिसे खूंटकट्टी व्यवस्था कहते थे। 19वीं सदी में उत्तरी मैदान में आने वाले जमींदारों, ठेकेदारों, व्यापारियों और साहूकारों ने खूंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और खूंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत भू स्वामित्व व्यवस्था को लाया था और बैठ, बेगारी, बउआ मजदूरी के माध्यम से दिक्कू यानी बाहरी लोग मुंडाओं का शोषण करना शुरू कर दिए थे। तो खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति भी एक प्रमुख कारण के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अगला है मिशनरियों के द्वारा झूठा आश्वासन और धर्मांतरण कराया जाना। लुथेरियन मिशन, एलिंगटन मिशन और कैथोलिक मिशन, इन्होंने झारखंड आकर यहाँ के आदिवासियों के भूमि समस्याओं का समाधान का लालच दे करके उनको धर्मांतरण कराना शुरू कर देते हैं। अब धर्मांतरण किस में करवाते हैं? तो ईसाई धर्म में। ठीक है, और इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा था, दैट्स वाई इनका प्रमुख कारण के रूप में काउंट किया जाता है। अगला है अदालतों से, यानी कि अदालत जो थी, कोर्ट जो थी, उनसे निराशा या फिर पक्षपात लिया जाना। अब प्रश्न आता है, सर बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो देखो यार, बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्यों में अगर बात करें तो आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक उद्देश्य इसमें शामिल थे। आर्थिक रूप में अगर बात करें तो जमीनों को मुंडाओं को वापस दिलवाना एवं बैठ बेगारी प्रथा को समाप्त करना। राजनीतिक उद्देश्य के रूप में बात करें तो अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त कर स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। और धार्मिक उद्देश्य के रूप में बात करें तो ईसाई धर्म का विरोध करना और एवं ईसाई जो बन गए उन मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना भी बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य माना जाता है। अब थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को अब देख लेते हैं। तो 1893-94 ईस्वी में बिरसा ने वन विभाग द्वारा गांव में बंजर भूमि को अधिग्रहित करने के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया था। बिरसा यानी कि बिरसा मुंडा। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन किया और सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन कर धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित करने का प्रयास भी किया। अनेक देवी देवताओं को छोड़ एक देवता यानी कि सिंगबोगा की अवधारणा करने का, यानी कि उनको पूजा पाठ करने का संदेश दिया और बिरसा ने अपने आप को सिंगबोगा का दूत घोषित कर दिया था।
तो ये एक पृष्ठभूमि के रूप में जानी जाती है। दूसरी बात यह कि पूरी जनजाति समाज में यह प्रचार प्रसार भी किया गया कि सिंगबोगा ने बिरसा को किसी को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति दी है। ठीक है, यानी कि बिरसा मुंडा जो है भगवान के रूप में गिने जाने लगे और ऐसा माना जाने लगा कि बिरसा मुंडा जो है वो सिंगबोगा देवता के द्वारा जो है आए हुए हैं, उन्होंने ही इनको भेजा है। और बिरसा मुंडा चाहे तो किसी को भी, जिनको भी कोई समस्या है, उनके समस्याओं से मुक्ति करवा सकते हैं। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है कि बिरसा का मुक्तिदाता बनना कोई अनायास घटना नहीं। उस समय की परिस्थिति, विभिन्न धर्मों के संपर्क ने उन्हें भगवान बनाने में सहायता पहुंचाई। हजारे अनुयायी यानी कि कई सारे अनुयायी बिरसा को सने आने लगे। सने मतलब होता है उनके नजदीक आने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर व तलवार चलाने की शिक्षा की व्यवस्था की और अपने एक अनुयायी गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा। किसको? तो गया मुंडा को उन्होंने प्रशिक्षण का कार्य सौंपा और सेना का अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था उसको। ठीक है, बिरसा मुंडा का आंदोलन का ऐलान क्या था? तो अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडो, मतलब ये होता है मुंडा राज शुरू करो, महारानी राज समाप्त करो। ठीक है, बिरसा ने मुंडाओं को लगान ना देने का आदेश दिया। तो ये एक पृष्ठभूमि के रूप में माने जाते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन का। इसका प्रचार प्रसार कहां तक फैला? तो बिरसा एक ऐसा आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते थे जो यूरोपीय और भारतीय शासकों से मुक्ति हो। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया और यह अब तक का सबसे बड़ा दल माना जाने लगा था। अब भले ये मिथक हो, मानते हैं कि फैक्ट सही नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार माने जाने लगा था, ये सर्वश्रेष्ठ मान्यता है। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को एक नए ओज से भर दिया। ठीक है, उसने सभी मुंडुओं को साहस के साथ धर्म युद्ध में कूदने को कहा। 1895 के अंत में बिरसा को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती यानी कि 60वीं जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 को बिरसा को हजारीबाग जेल से रिहा करवा दी गई और रिहा के बाद उसके नेतृत्व को मुंडा जनजाति में राजनीतिक व सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसलिए उसने और भी उत्साह के साथ आंदोलन की गतिविधियों को तेज कर दिया। बिरसा गांव घूम करके मुंडाओं को हथियारबंद करने लगा और खूंटी जो थी झारखंड का खूंटी, वो बिरसा के सैन्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी कि 24 दिसंबर पर, ठीक है 24 दिसंबर की बात है, पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और इसने इसके लिए ठेकेदारों, दिकवों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का भी आह्वान किया था। उसने घोषणा की, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होती है। उसके अनुयायियों ने अपने पारंपरिक तीर कमानों से आक्रामक गतिविधियां प्रारंभ कर दी और गिरजाघरों में आग लगाना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी काफी ज्यादा भूमिका निभाई थी। अब प्रश्न आता है सर कि इसका दमन किस प्रकार से किया गया? तो 1900 ईस्वी में आंदोलनकारियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु सैल रैकब पहाड़ी यानी कि डुमरी पहाड़ी, डोमारी पहाड़ी भी कहा जाता है, इन पर लड़े गए युद्ध में कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों आंदोलनकारियों की पराजय हुई। गया मुंडा थे, गया मुंडा इटकी में मारे गए और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा सिंबू में पकड़ लिए गए। ठीक है, 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की अचानक से हैजा से मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से यह आंदोलन जो है वो शिथिल पड़ जाता है। 350 मुंडाओं पर मुकदमा चलाया गया, 3 को फांसी दिया गया और 44 को आजीवन कारावास, साथ ही साथ 47 को कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष की कड़ी सजा दी गई और इस प्रकार से आंदोलन को कुचल दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न आता है सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका कुछ तो प्रभाव पड़ी होगी ना, परिणाम क्या निकल के आया? तो यदि हम बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम देखें तो 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दे दिया गया। 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वारा खुटकट्टे अधिकारियों की पुनर्स्थापना तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया और कर की दर में कमी लाई गई।
बिरसा आंदोलन से मुंडा राज का स्वप्न भले ही पूरा ना हो सका, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया था कि विद्रोह की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। यह विद्रोह की आग पृथक झारखंड राज्य की प्रेरणा बन गई थी बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टॉपिक कंप्लीट होती है बिरसा मुंडा आंदोलन की। अगला हम लोग बात करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का। नागवंशी शासन व्यवस्था को जानने से पहले कुछ इसके बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जिससे बैकग्राउंड बन जाए हमारा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सुतिया नागखंड का एक अंतिम राजा था जिसका नाम था मधुरा मुंडा। मधुरा मुंडा पढ़ा के पदाधिकारियों की सहमति से अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राज को सत्ता सौंपा और फनी मुकुट राज ने नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना किया। यह स्थापना 64 ईसा पूर्व यानी कि प्रथम शताब्दी में की जाती है और राजधानी बनाया जाता है सुतियांबे को। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है मुंडाओं की शासन व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था, उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई थी। भू व्यवस्था व कर व्यवस्था में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिला, लेकिन नागवंशी शासन व्यवस्था में ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिला वो मुगलों के शासनकाल में देखने को मिला। क्योंकि मुगलों के शासनकाल में क्या होती है, नागवंशी शासन व्यवस्था के ऊपर आक्रमण की जाती है झारखंड के कई सारे एरिया में। ठीक है, तो नागवंशी क्षेत्रों में मुगलों के आक्रमण के पश्चात इसके शासन व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने लगे। सन 1616 ईस्वी में जहांगीर के काल में इब्राहिम खां के नेतृत्व में नागवंशी क्षेत्र में आक्रमण हुआ और इस समय नागवंश का राजा था दुर्जन साल। कर न देने के कारण दुर्जन साल को कैद कर लिया गया और ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। लेकिन 12 वर्ष के बाद दुर्जन साल को 6,000 रुपये सालाना देने के एवज में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके पश्चात मुगल सेना के द्वारा नियमित नजराना वसूला जाने लगा, जिसे मालगुजारी कहते थे। जब नागवंशी राजा पर मालगुजारी का कर का भार बढ़ा तो वे अपने राज्य की प्रजा से नियमित मालगुजारी वसूलना शुरू कर दिए। बाद में मुगलों को दी जाने वाला मालगुजारी अनियमित हो गई, जिसे नजराना या फिर पेशकश कहा जाने लगा। ठीक है, पढ़ा को अब पट्टा कहा जाने लगा था, यानी कि पट्टी कहा जाने लगा। और पढ़ा राजा जिसे मानकी भी कहा जाता था, ठीक है, वे मानकी को अब जो है भूइहर कहा जाने लगा। प्रारंभ में मालगुजारी वसूलने का काम जो है भूइहर खुद किया करते थे और उनके अन्य अधिकारों में कटौती कर दी गई। अब बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब प्रश्न आता है इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था की। तो ग्रामीण स्तर पर 22 अधिकारियों का वर्णन मिलता है हमें। महतो ये गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। महतो के बाद फिर आता है भंडारी। ये राजा के गांव में खेती बाड़ी करने तथा अन्न के भंडार के लिए नियुक्त किए जाते थे। भंडारी के बाद फिर आता है भंडारिक। भंडारिक भंडार गृह का प्रहारी हुआ करता था, यानी उसका देखभाल करता था। अगला है पट्टी स्तर के प्रशासनिक अधिकारी। पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा और इस स्तर पर काम करने वाले मुख्य मानकी को भूइहर कहा जाने लगा। इसके लिए जागीरदार लगान वसूली के लिए नियुक्ति किया जाने लगा। और पाहन किसी भी आयोजन की व्यवस्था करने, जैसे कि बलि भोज प्रसाद यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पाहन की नियुक्ति की गई। पटवारी व अमीन ये प्रशासन की देखरेख के लिए बनाए गए थे। राज्य स्तर की प्रशासनिक स्तरीय व्यवस्था की अगर बात करें तो नागवंशी राजा यानी कि महाराज जो हैं, जिसे महाराजा कहा जाता था, वो राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख हुआ करते थे। इनके लिए फिर दीवान नियुक्त किया गया। दीवान वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। और पांडे ये राजा की अनुमति के से लिए गए निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था। 1765 ईस्वी में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलने और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कानून लागू होने के पश्चात जमींदार भूस्वामी बन गए और जंगलों पर उनका अधिकार हो गया था। जमींदारी व्यवस्था लागू होने के पश्चात नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई और मुंडा मानकियों का महत्व धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित रह गया था। 1963 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन कानून लाने के पश्चात, यानी कि आज़ादी के पश्चात, नागवंश का अंत हो गया। नागवंश का अंतिम राजा जो है वो चिंतामणि शरणनाथ सहदेव हैं और अंतिम राजधानी इसका रातूगढ़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ताना भगत आंदोलन के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग देंगे इंट्रो। वर्तमान झारखंड का क्षेत्र आदिवासियों का निवास का मूल केंद्र रहा है। आदिवासियों के कई समूह इन क्षेत्रों में निवास करते हैं और इन्हीं आदिवासी समूहों में उरांव आदिवासी का समूह भी निवास करता है। उरांव आदिवासी में 20वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम ताना भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए उसे शोषण से बचाना था।
जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी अपने अहिंसक नीतियों के द्वारा भारतीय जनता को स्वतंत्र दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी प्रकार से छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत भगत यानी कि ताना भगत के द्वारा की जाती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करोगे, बताओगे कि एकांतवासी और सादगी का जीवन जीने वाले आदिवासियों की संस्कृति व व्यवस्था में जब से ब्रिटिश शासन यानी कि दिक्कू अर्थात बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हुआ, तभी से आदिवासियों का विद्रोह भी बढ़ता गया। और इसी तरह के विद्रोह बिरसा मुंडा ने भी ताना भगत आंदोलन के कुछ वर्ष पहले चलाया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु के करीब 13 या 14 वर्ष के पश्चात ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, जो कि एक अहिंसक प्रकृति की थी। इसमें क्या शामिल था? तो इसमें शामिल था केशववाद विचारधारा, पशु बलि मांस मदिरा का त्याग, आदिवासी नृत्य की पाबंदी, झूम की खेती का समर्थन यानी कि स्थानांतरित खेती का समर्थन, गाय और बैल को पवित्र मानना व जमींदारों और गैर आदिवासियों के यहाँ मजदूरी के रूप में काम नहीं करना, ये इनके मुख्य अहिंसकवादी सिद्धांत थे। पैराग्राफ चेंज करोगे और फिर बताओगे कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जतरा भगत का जन्म जो है वो 1888 ईस्वी में होती है। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिबरी भगत था। इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। जतरा भगत बिरसा मुंडा के आंदोलन व उनके द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए त्याग को अपने आंखों से देखा गया था। यानी कि जो जतरा भगत थे उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन में, जिनके प्रमुख प्रवर्तक थे बिरसा मुंडा, उनको बहुत ही आसानी से अपने आंखों से उन्होंने देखा था, किस प्रकार से उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और उनके उसे समझा भी था। उन्हें यह समझ में आ गया कि आदिवासी समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त किए बिना राजनीतिक चेतना लाना कठिन है। दूसरी बात यह कि हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये भी उन्हें स्पष्ट हो गया था। अंततः जतरा भगत ने सर्वप्रथम अपने समर्थकों को सात्विक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें सर्वप्रथम उन सभी वस्तुओं का परित्याग कर दिया जिन्हें वह अशुद्ध समझते थे। इसी तरह जतरा भगत ने अपने समर्थकों को भी सात्विक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया और कालांतर के वर्षों में यानी कि बाद के वर्षों में इनकी प्रेरणा से उनके अनुयायी यानी कि उनके जो शिष्य थे वह सात्विक भोजन करना, शुद्ध भोजन करना शुरू कर दिए और इन्हीं समूह में एक ऐसा समूह विकसित हो गया जो सात्विक भोजन के पक्ष में नहीं भी था, जिसका नेतृत्व शिवू भगत कर रहे थे। शिव भगत ने मांस खाने का समर्थन किया और मांस का सेवन करने वाले मांस भक्षी भगत जुल्हा भगत के जाने लगे। ठीक है, और इनकी संख्या ज़्यादातर मांडर वाला जो रांची का जो मांडर वाला एरिया उसमें है। और जिन लोगों ने शिव भगत का अनुसरण नहीं किया उसे अरुआ भगत कहा गया, क्योंकि वे केवल अरवा चावल का सेवन किया करते थे और शाकाहारी जीवन जिया करते थे। पैराग्राफ चेंज करोगे और बताओगे कि जतरा भगत ने लोगों के बीच जा करके जहाँ तक हो सका उनकी समस्याओं को सुना और उनको समाधान करने का प्रयास किया। आदिवासी समाज को विकास से भी दूर रखा गया था, इसलिए उनमें अंधविश्वास भी ज़्यादा रहा, ऐसा माना जाता है। बीमारियों को दूर करने के लिए ये लोग झाड़ फूक में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इन्हीं सभी को देखते हुए जतरा भगत ने भी अपने गांव से कुछ दूर स्थित हेसराग गांव में ही श्री तुरिया भगत से झाड़ फूक का ज्ञान हासिल किया था। पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि समाज सुधारों के अलावा आदिवासी समाज में व्याप्त धार्मिक कर्मकांडों के ऊपर भी जतरा भगत ने प्रहार किया। जल्द ही उन्होंने जादू टोना की खामियां का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। जतरा भगत ने आदिवासियों के आर्थिक शोषण का भी मुद्दा अपने आंदोलन में उठाया। कई आदिवासियों को उसके अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया गया, मालगुजारी को काफ़ी बढ़ा दिया गया और विभिन्न तरह के करों की वसूली भी इनसे की जा रही थी, जिसमें चौकीदारी कार भी शामिल था। इसके अलावा बेगारी भी इनसे कराया जाता था। जतरा भगत ने इन शोषण से मुक्ति के लिए आदिवासियों को संगठित कर इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया और इस अहिंसक आंदोलन में हजारों आदिवासियों अपने शोषकों अर्थात सामंत, साहूकार व ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए। आंदोलन के दौरान यह ऐलान किया गया कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे और टैक्स भी नहीं देंगे और जल्द ही यह आंदोलन एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के करीब 26,000 अनुयायियों ने भी हिस्सा लिया और यह आंदोलन वर्तमान झारखंड के बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, सिंसई, लापुंग, मांडर आदि क्षेत्रों में तेजी से फैल गया था। घाघरा, जिसे घाघरा ब्लॉक वर्तमान में अगर जिला देखे तो इसमें 26 किलोमीटर की दूरी एरिया तक फैला हुआ है। ये घाघरा क्षेत्र में बैलगड्डा निवासी बलराम भगत ने भगत संप्रदाय के बागडोर संभाली।
उसने गो पूजन पर अधिक बल दिया और पशुपालक बन गए। मांडर में शिबू भगत ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। बिशुनपुर थाना के उरांव गांव में भिखू भगत ने इस आंदोलन को आगे जाने के लिए इनका सहयोग किया। इस आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता थे गिरु रक्षित छितनी भगत। ठीक है, गुरूर छितनी भगत जो थे बहुत ही ज्यादा प्रमुख नेता थे इनके। शोषणों के खिलाफ इस आंदोलन में जतरा भगत का साथ महिलाओं ने भी दिया, जिसमें देवमानिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देवमानिया जो है वो उरांव जनजातियों की महिला थी। देवमानिया सिसई थाना यानी कि गुमला जिला के वधरी ग्राम के रहने वाली थी। आंदोलन के विस्तार को देखते हुए शोषक वर्गों के मन में भय व्याप्त होने लगा और इसने प्रशासन के सामने इस आंदोलन के स्वरूप को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्रशासकों के मन में भी इस आंदोलन को लेकर के भय था और शंका पैदा होने लगी कि अंततः जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया और अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में उसे 7 अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित किया गया। 1916 ईस्वी में इसे 1 वर्ष की सजा हुई और जेल में संभवतः इसे कठोर यातनाएं भी दी गई, जिसके कारण से जेल से आने के साथ ही 2 माह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात जो है जतरा भगत आंदोलन कमजोर पड़ जाता है और अंततः कुछ समय के बाद इसका पतन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1855 का संथाल हुल विद्रोह के विषय में। अब 1855-56 में जो ये संथाल विद्रोह थी उसकी सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि की अगर देखें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और नई प्रशासनिक शासन व्यवस्था के फलस्वरूप राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण भारत में या फिर भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं जन समुदाय के विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ गया था, जिसका एक परिणाम संथाल विद्रोह हुआ था जो 1855-56 में देखने को हमें मिला। पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि संथाल जनजातियों एक शांति प्रिय व विनम्र लोग थे जो आरंभ में मानभूम, झारखंड के मानभूम, बारभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, वीरभूम आदि प्रदेशों में रहते थे। यह जनजाति शुरू से ही जागरूक व स्वतंत्र प्रिय रही है और इसने शुरुआती दौर में मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी टक्कर ली थी। इनका मुख्य पेशा कृषि और आखेटक रहा है। ये लोग जिस भूमि को जोत रहे थे उसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया गया, जिसकी वजह से इनके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, जब जमींदारों ने इनसे अधिक लगान की मांग की तब ये लोग अपने पैतृक भूमि को छोड़ करके राजमहल पहाड़ी में रहना शुरू कर दिए। इन लोगों ने इस स्थान के बंजर भूमि को फिर काफी ज्यादा मेहनत के पश्चात कृषि योग्य बनाया। जमींदारों ने कालांतर में इस भूमि पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ से लगान प्राप्त करने के लिए संथालों पर दबाव डालना शुरू कर दिए, जिसके कारण से ये संथाल लोग इन जमींदारों और राजाओं से नफरत करने लगे। जैसे कि 1856 ईस्वी में दुमका के तत्कालीन उपायुक्त A.R. थैम्पसन ने भी लिखा है कि संथाल लोग महेश्वरपुर या फिर महेशपुर एवं पाकुड़ के राजाओं से नफरत करते थे क्योंकि वे गैर संथालों को संथालों के गांव पट्टा के रूप में दिए जाने की बात किया था। पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि इन क्षेत्रों में गैर जनजातियों के लोगों को दीकू के नाम से जाना जाता है था। इनमें बंगाल के व्यापारी एवं महाजन की संख्या अत्यधिक थी और ये दीकू व्यापारी, महाजन और सुदखोर लोग मिलकर संथालों का जबरदस्त रूप से शोषण कर शुरुआत किए थे, यानी कि उनका शोषण कर रहे थे। बरसात के समय में दीकू लोग संथालों को मदद के नाम पर कुछ पैसे या फिर चावल दे देते थे और फिर अपने चंगुल में इस तरह से फंसा लेते थे कि उनसे निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ये कर्ज के नाम पर दिए गए पैसे 50 से 500% तक ब्याज वसूल किए जाते थे और इस प्रकार से धनी महाजनों का बरहत एवं हिरणपुर में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया था जो निरीह संथालों का शोषण किया करते थे। ये लोग शोषण के और भी तरीके को अपनाते थे, जैसे कि हाट बाजारों में कम बटखारों का उपयोग, धनियों को हाथी, घोड़े और अन्य मवेशियों को गरीब संथालों के खेतों में चराया जाना आदि। इससे संथालों के मन में इनके प्रति नफरत उत्पन्न हुई और कलकत्ता रिव्यू में यह भी लिखा गया है कि संथालों ने जब देखा कि उनके उपज उनके पशु में वे स्वयं उनका परिवार भी इस ऋण के लिए साहूकारों के हाथों में चला जाता है और यह सब कुछ दे देने जाने पर शोषण कर रहे होते हैं, तभी उनके प्रतिक्रिया स्वरूप संथाल हुल विद्रोह का निर्माण होता है। ऐसी परिस्थितियों ने निश्चित रूप से इस व्यवस्था के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न कर दी
और इसके साथ साथ जब संथालों ने देखा कि ऊपर से नीचे तक सभी स्थानीय पुलिसकर्मी भ्रष्टाचारी एवं दुराचारी हो गए हैं और वे भी शोषण में जमींदारों और व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायालय भी उनके शोषण में वर्ग में या फिर कहे तो शोषक वर्ग के सहयोग नहीं कर रहा है, इन परिस्थितियों में संथालों के पास इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच पाता। संथाल विद्रोह के एक प्रमुख नेता जिनका नाम था क्वानहू, इन्होंने खुलेआम कहा कि दिग्ध के नायक सजावत यानी सजावल अथवा दरोगा महेश दत्ता तथा टेकारी राजमहल का अधिकारी था एवं सिकरी के नायब सजावल कैलाश प्रसाद रिश्वत लिया करते थे। इस कारण वे संथालों के घृणा पत्र बन गए थे। इस विद्रोह में भागलपुर, मानभूम, राजमहल के जनजातियों ने भाग लिया। राजमहल के मगनाडीही गांव में या फिर मगनाडीही गांव के चुलू संथालों के 4 पुत्रों सिद्धो, कानू, चांदो, भैरव, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 ईस्वी को लगभग 400 गांव के करीब 10,000 संथाल अपने परंपरागत हथियार, धनुष, बाण, भाले, तलवार और कुठार लेकर के भगरनडीहा गांव में एकत्रित हुए। उन्होंने इसी समय सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की और कहा कि अब हमारे ऊपर की कोई सरकार नहीं है, ना ही कोई थानेदार नहीं है और ना ही कोई हकीम। अब संथाल राज्य स्थापित हो गया है और उन्होंने इसके बाद अपने शोषकों एवं सरकारी संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। संथालों ने विद्रोह को सफल बनाने के उद्देश्य से सिद्धू को अपना राजा और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को अपना सेनापति मनोनीत कर नए संथाल राज्य के गठन की घोषणा कर दी। सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में हुल को सफल बनाने के लिए धर्म का भी सहारा लिया गया। मारंगबुरु जो कि मुख्य देवता माने जाते हैं और जाहिर एच जो कि मुख्य देवी माने जाते हैं, इनके दर्शन और उनके आदेश की बात को प्रचलित कर लोगों की भावना को उबारा गया। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को इस विद्रोह में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए दिक् शासन को यानी कि दिक्कु शासन को समाप्त करने की घोषणा की गई। छोटे 10 मंजी के द्वारा दिए गए विवरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन आदेशों का पालन न करने वालों की हत्या करने तक के आदेश दी गई थी। ठीक है, परिणाम क्या निकल के आता है तो संथाल विद्रोह का अगर परिणाम देखें तो इस विद्रोह में संथालों की एकजुटता तथा नाराजगी का प्रभाव व्याप्त रूप से देखने को मिल रही। जमींदारों, साहूकारों और सरकार भी इससे इतना ज्यादा भयभीत हुई कि बहुतों ने अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकले। भलाई समझा इस बात को लेकर के कि यहाँ से भाग जाना ही हमारे लिए भलाई है। सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी। कलकत्ता, रानीगंज, देवधर और भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि क्षेत्रों में प्रशासन को सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया कि संथाल विद्रोह दबाने में सेना की मदद करे। हालांकि कुछ विश्वासघातियों ने अंग्रेजों की मदद भी की, जिसके कारण से भी विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु सरकार को संथालों की समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा और यह विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके परिणाम में लिखोगे कि ब्रिटिश कंपनी की सरकार ने एक अधिनियम पास कर संपूर्ण संथाली इलाकों को मिलाकर के एक नया जिला बनाने का निर्णय लिया, जिसे संथाल परगना के नाम से जाना गया। यह नया जिला भागलपुर को आयुक्त के अधीन रखा गया। एशली एडन को, जो इसके पूर्व संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कार्यरत विशेष आयुक्त का सहायक था, इस जिले का प्रथम जिलाधिकारी या फिर जिलाधीश बनाया गया। संथाल विद्रोह के पश्चात बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र में अनाज भंडारण व व्यापारियों के शोषण को समाप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए और इस प्रयास के तहत देवघर, दुमका जैसे क्षेत्रों में अनाज भंडारों की स्थापना की गई और इसी तरह से सिपाहियों को रसद की खोज में इन इलाकों में भटकने की मनाही कर दी गई। तो ये सारे इसका इम्पैक्ट है दोस्तों। ठीक है, कोल विद्रोह की हम बात करते हैं दोस्तों। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुई थी, यह झारखंड का पहला सुव्यवस्थित और व्यापक आदिवासी विद्रोह था, जो जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों और गैर आदिवासी व्यापारियों और राजाओं के एजेंटों के दमनकारी प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ की गई थी। इस विद्रोह में शामिल मुख्य जनजातियों में मुंडा, हो, उरांव, खरवार और चेरो थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत यानी कि एक उरांव जनजाति के थे, बिद्राई मांकी, सो बहादुर, देसाई मुंडा, सुरगा मुंडा, कार्तिक सरदार थे। लेकिन इस विद्रोह को 1832 में कैप्टन विलिंगसन ने दबा दिया। इन लोगों से मनमाना कर वसूल करने के लिए, जिन्होंने कृषि और शिकार पर निर्भर थे, उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया गया और करों का भुगतान करने में असमर्थ के कारण उनकी भूमि दीकवों यानी कि बाहरी लोगों को दी गई। मुंडा जनजातियों ने बंदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई और इस सभा में करीब 7 कोल आदिवासी आए और वहीं से यह उग्र विद्रोह शुरू कर दी जाती है।
ठीक है। ब्रिटिश और उनके वफादार जमींदारों इसके और दिक्कू भी इसके चपेट में आ गए। विद्रोहियों ने एक एक कर गांव को जला दिया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1834 में विलिंग्सन कानून लागू किया गया और दक्षिण पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी नामक एक नए प्रांत का गठन किया गया। कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच की और झारखंड की शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन भी किए। कंपनी ने विनिमय 13 नामक एक नया आधुनिक कानून बनाया और जिसके तहत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया और जंगल महल और सहायक नदी महल एक गैर विनिमय प्रांत के साथ एक नई प्रशासन क्षेत्र में बना दी गई। ठीक है।